So, in the previous lecture, we have completed the chapter number 3 of Human Resource Management, which was job analysis. And today we'll be doing chapter number 4, which is recruitment. यानी कि हम इस चैप्टर में देखेंगे कि एक जॉब में या एक वर्क में एक एम्प्लॉय कैसे रिक्रूट होता है, यानी कि कैसे हम उसको हायर करते हैं. बेसिकली रिक्रूटमेंट का मतलब होता है हायरिंग करना. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स की ही बात करेंगे. इसमें हम क्या देखते हैं, मैनेजिंग द एम्प्लॉयज. मैनेजिंग द एम्प्लॉयज, राइट. अब हम एम्प्लॉयज को तभी मैनेज करेंगे जब हम एम्प्लॉयज को काम पे रखेंगे. तो बेसिकली रिक्रूटमेंट का मतलब है काम पर रखना. ठीक है, तो हम ये सारी चीजें देखेंगे. स्टार्ट करते हैं मीनिंग से. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉय को ढूंढते हैं, उनको अपनी कंपनी के लिए बुलाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं ताकि वो हमारी कंपनी में अप्लाई कर सके. इन शॉर्ट कि हम एक ऐसा पूल क्रिएट करते हैं एप्लीकेंट्स का सो दैट हम सही बंदे को हायर कर पाए. ठीक है, अब रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि एम्प्लॉयज को रखना. पहले हम अपने लोगों को बताएंगे कि हम इनवाइट करेंगे बेसिकली. ओके, अब मैंने बोला ना काम पर रखना. काम पे रखना एक राइट वर्ड नहीं हो सकता. हम ऐसा लिख सकते हैं, काम के लिए बुलाना. ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा रिक्रूटमेंट का. अब हम कई बार पोस्टर्स लिखे हुए देखते हैं ना, काम के लिए लड़के की जरूरत है. कई बार हम कहीं पे जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है कई शॉप्स के बाद. सो उसको हम रिक्रूटमेंट बोलते हैं, यानी कि वो होता है रिक्रूट करना. सो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें लोगों को बेसिकली ढूंढते हैं, राइट, सो दैट हम उनको अपनी कंपनी में काम करने के लिए रख सके. बेसिक मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अ स्कूल नीड्स अ मैथ टीचर. They advertise the opening, accept the applications and choose who to interview. The whole activity is recruitment. अब इसमें क्या है, अब इसमें हायरिंग तक जो भी सारे प्रोसेसेस होते हैं उनको बोलते हैं रिक्रूटमेंट. अब किसी स्कूल में मैथ टीचर की रिक्वायरमेंट थी. उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले एडवर्टाइज किया कि हमें जैसे वही सेम बात होगी, काम के लिए हमें लड़का चाहिए. सो उन्होंने एडवर्टाइज किया कि हमें मैथ टीचर चाहिए, राइट. फिर लोगों ने उनको अपने रिज्यूम्स भेजे होंगे, अपनी प्रोफाइल्स भेजी होंगी टीचर की. ठीक है, तो फिर उन्होंने कंपनी वालों ने चूज किया होगा या स्कूल ने चूज किया होगा कि हम इस लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे. सो ये सारा प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का. अभी बेसिकली हायरिंग नहीं हुई, अभी हमने लोगों को काम पे नहीं रखा. काम पे रखने से पहले जब हम काम के लिए बुलाते हैं लोगों को, दैट इज रिक्रूटमेंट. ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या है, हमें रिक्रूटमेंट नीड्स क्या है. प्लान्ड, एंटिसिपेटेड, अनएक्सपेक्टेड. यानी कि इसकी प्लान्ड नीड्स, यानी कि इसमें क्या होता है, दीज आर द हायर्स द कंपनी नोज इट विल नीड अ हेड ऑफ टाइम. एग्जाम्पल, अ फैक्ट्री प्लान्स टू ओपन अ न्यू लाइन नेक्स्ट ईयर एंड नीड 20 वर्कर्स. अब क्या है, मेरे को प्लान नीड्स है, यानी कि मेरे को पता है कि मेरे को 20 लोगों की काम की जरूरत इन फ्यूचर पड़ेगी. तो ये मेरी प्लान नीड्स है, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता है कि मेरे को फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी. फिर आ जाता है एंटिसिपेटेड नीड्स. दे आर लाइकली बट नॉट फिक्स. एग्जाम्पल, सीजनल डिमांड इंक्रीजेस, राइट. अब सपोज कई बार फेस्टिवल आ जाता है, ठीक है. अब सपोज दिवाली आई है, ठीक है. दिवाली में मैंने करना है पटाखों का बिजनेस, ठीक है. अब क्या हुआ कि मैंने ओके, हम पटाखे रहते थे, हम मिठाई का बिजनेस देखते हैं, ठीक है. अब मिठाई के बिजनेस में मेरे को वर्कर्स की जरूरत पड़ भी सकती है, मेरे को वर्कर्स की जरूरत और नहीं भी पड़ सकती. मेरे पास 3 लोग हैं मेरी मिठाई की दुकान पे, ठीक है. अब मेरे को 2 लोगों की जरूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती. ये है मेरी एंटिसिपेटेड नीड्स, यानी कि शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता. तो अभी ये हम बता नहीं सकते.
फिर आ जाते हैं अनएक्सपेक्टेड नीड्स, यानी कि सडनली अनप्लान्ड। अब क्या हो गया कि बाय चांस मेरी मिठाई की दुकान, मेरे पास 3 एम्प्लॉयज थे अपनी मिठाई की दुकान के लिए। अब मेरे पास, अब मेरे को लगा कि यार ये सफिशिएंट है, मतलब मेरी इतनी, मतलब इतने लोग नहीं आएंगे मेरे पास मिठाई खरीदने, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारी मिठाई की दुकानें हैं। बट क्या हुआ, लोगों को मेरी मिठाई इतनी ज्यादा पसंद आई कि वो मिठाई ले ही जा रहे हैं, ले ही जा रहे हैं, ले ही जा रहे हैं, पर मेरे पास तो काम करने के लिए बनते नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मैंने 3 बंदों को और बुला लिया कि आप भी आ जाओ, अर्जेंटली मेरे को चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होती है मेरी अनएक्सपेक्टेड नीड्स, यानी कि मेरे को पता नहीं था बट मेरे को क्विकली जरूरत पड़ गई। तो ये है मेरी रिक्रूटमेंट नीड्स, यानी कि मेरे को लोगों की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। पहले प्लान्ड, यानी कि मेरे को पता है कितनी मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वर्कर्स चाहिए। दूसरा एंटिसिपेटेड, शायद चाहिए भी हो सकते हैं, शायद नहीं भी चाहिए हो सकते। और तीसरा अनएक्सपेक्टेड, यानी कि मेरे को अर्जेंटली क्विक रिक्वायरमेंट पड़ गई है। सो ये थे मेरी रिक्वायरमेंट्स नीड्स। फिर आ जाता है पर्पस ऑफ रिक्वायरमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट। फिर आ जाता है क्रिएट अ पूल ऑफ टैलेंट। अब मैं रिक्रूटमेंट कर रही हूँ, मतलब मेरा रिक्रूटमेंट करना है क्यों जरूरी है, यानी कि मेरे को जब भी हम रिक्रूटमेंट वर्ड पढ़े ना, तो हमें ये ध्यान में रखना है, लोगों को काम के लिए बुलाना, ठीक है। अब जब भी मैं रिक्रूटमेंट पढ़ूंगी ना, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब मेरे को लोगों को काम के लिए क्यों बुलाना है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा खुल जाती है। मैं पूल ऑफ टैलेंट, यानी कि सपोज मेरे पास एक मैथ टीचर की ओपनिंग थी और मेरे पास 10 लोग आ रहे हैं मैथ टीचर बनने के लिए, तो मेरे पास कितनी ज्यादा ऑप्शंस है, मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। चाहिए तो मेरे को एक ही, वन मैथ टीचर, मेरे पास 10 की ऑप्शंस आ गई, तो मेरे पास एक पूल ऑफ टैलेंट है, यानी कि अब मैं इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। मिनिमाइज हायरिंग टाइम, यानी कि अगर मेरे पास 10 लोग आए हैं तो 10 लोगों से मैं तो मैं जल्दी जल्दी हायर कर लूंगी। अगर मेरे पास थोड़े लोग होंगे, राइट, अब सपोज मेरे पास सिर्फ 3 ही लोग हैं और मेरे को तीनों ही नहीं पसंद आ रहे, तो मैं क्या करूं। तो इससे क्या हो जाता है, मेरा जो टाइम है वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो सकता है कि मैं पहले डिसाइड करूंगी मैं किसको लूं किसको ना लूं, फिर मैं और ढूंढूंगी। अगर मेरे को नहीं मिले फिर मेरे को दोबारा इन तीनों में से सोचना पड़ेगा। अगर मेरे पास 10 है तो 10 में से मेरे को एक तो पसंद आ ही जाएगा, तो इससे मेरा टाइम भी कम वेस्ट होगा। फाइंड स्किल स्टाफ, अब मैं अगर लोगों को बुलाऊंगी तो लोग मेरे पास खुद आ रहे हैं, मेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो वही लोग मेरे पास आएंगे जिनको वो काम एक्चुअल में आता होगा। अब सपोज मैं साइंस टीचर हूँ, तो मैं मैथ टीचर के लिए क्यों जाऊंगी, क्यों मैं उनको मैथ टीचर का रिज्यूमे अपना पकड़ाऊंगी, मेरे को तो मैथ आती भी नहीं है। तो इससे स्किल स्टाफ उनको खुद ब खुद मिल जाएगा, उनको ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे स्किल उनको चाहिए वैसा ही उनको बंदे जो है वो मिल जाएंगे। सपोर्ट जॉब एनालिसिस, यानी कि अब क्या होता है कि अब मेरे को पता है कि मैथ टीचर की रिक्वायरमेंट है, मेरे को उस जॉब का एनालिसिस पता है, मैंने उस जॉब का एनालिसिस किया है कि मैथ टीचर का क्या क्या काम होता है। अब ऑब्वियसली मैं, अगर मेरे को मैथ टीचर के बारे में पता है तो ही मैं रिज्यूमे शेयर करूंगी ना। तो इससे क्या होता है कि जब वो हम लोगों को बुलाते हैं अपने पास काम करने के लिए, तब उनको पता होता है कि कौन सा काम हमें मिलना है और कौन सा काम हमें नहीं मिलना। मीट लीगल एंड एथिकल ऑब्लिगेशंस, इससे जो है फेयर हायरिंग प्रैक्टिस होगी, यानी कि इसमें से किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। अगर 10 लोग आए हैं तो हम 10 लोगों का ही इंटरव्यू लेंगे। इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ऐसे मेरे को सही लोग मिलेंगे और बेटर परफॉर्मेंस वाले लोग मिलेंगे। अब क्या हुआ, मेरे पास 10 मैथ टीचर का जो है वो मेरे पास प्रोफाइल्स आ गए, ठीक है। उसमें से 5 लोगों को तो कुछ भी नहीं आता, वो तो अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं। बट उनमें से जो 5 हैं वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, और उनमें से भी जो 4 हैं वो मेरे टाइम के साथ मैच नहीं हो रहे, एक मेरे टाइम के साथ वो मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, मेरे पास सही लोग मेरे पास खुद ब खुद आ जाएंगे, मेरे को बुलाना है बस और वो खुद ब खुद मेरे पास आ जाएंगे, मेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारा पर्पस या इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट आ जाता है फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि इसके फीचर्स क्या है। अब इसके फीचर्स का मतलब इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होता, इसके फीचर्स का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि
रिक्रूटमेंट कैसी चीज है, ये एक वन टाइम शो नहीं है। अब हम एक ही बार थोड़ा अपनी कंपनी में एम्प्लॉय को रखेंगे, अगर एक चला गया तो हम उसकी जगह पे नया भी रखेंगे। तो ये रिक्रूटमेंट हमेशा चलती रहती है। अब हम ऐसे थोड़ी देखते हैं कि लोगों को काम मिलना ही बंद हो गया है, काम तो मिलता रहता है। तो मतलब इसका क्या है कि रिक्रूटमेंट एक बार नहीं होता, ये बहुत मतलब ये चलता ही रहता है रिक्रूटमेंट, यानी कि नए नए लोगों को काम मिलता ही रहता है। ये एक टू वे प्रोसेस होता है, यानी कि यहाँ से जो है इनवाइट जाता है, यानी कि हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि हमारे पास काम करने आओ, और वहां से लोग अपना इनविटेशन भेजते हैं, यानी कि वो इनवाइट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि इसमें जिसको काम चाहिए वो भी सामने आता है, और जिसको काम किसी से लेना है वो भी सामने आता है। यानी कि एक जो एम्प्लॉय है जिसको काम की जरूरत है वो भी आगे स्टेप फॉरवर्ड करेगा, और जिसको लोग चाहिए, जिसको वो एम्प्लॉय चाहिए, वो भी आगे स्टेप फॉरवर्ड करेगा। नॉट एन ईजी टास्क, ये ईजी टास्क नहीं होता। कई बारी वही मैंने बताया ना, अगर 10 लोग मेरे पास आए हैं तो उनमें से 5 का तो है जो 5 को तो आती भी नहीं होगी अच्छे से, तो ये ईजी टास्क नहीं है। यहाँ पे जॉब को मैच करते हैं कैंडिडेट के साथ, यानी कि अगर हमें मैथ टीचर चाहिए तो हम मैथ टीचर वाला ही बंदा ढूंढेंगे, यानी कि हम मैथ के साथ मैच करेंगे, राइट। सो हम एम्प्लॉयज को मैच करके रखेंगे। ये पॉजिटिव इन्फ्लो है ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि हमारे पास अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स आते हैं, कोई भी ऐसा ऐसा वैसा उठ के नहीं आ जाता जिसको साइंस की नॉलेज हो। अब मैं सिर्फ मेंशन कर दूं कि मेरे को टीचर चाहिए, अब मैंने बताया ही नहीं है कौन सा टीचर, तो मेरे पास सारे टीचर्स आ जाएंगे। बट नहीं, जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तब हम मेंशन करते हैं कि हमें मैथ टीचर चाहिए। तो ऐसे क्या होता है, मेरे पास सिर्फ मैथ टीचर्स आते हैं और मेरे पास अच्छे कैंडिडेट्स आते हैं। लोकेट्स सोर्स ऑफ पीपल, यानी कि हम कहाँ पे ये जो है जो एम्प्लॉयज ढूंढ सकते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, यानी कि हमें अलग अलग जगह से रिक्रूटमेंट के लिए बंदे उठाने होते हैं। कई बार हम कॉलेजेस से भी बच्चे ले लेते हैं, कई बार एजेंसी से, कई बार इंटरनल स्टाफ से, तो बहुत जगह से रिक्रूटमेंट हो सकती है। तो ये थे इसके करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। अब आ जाती है इसकी पॉलिसी। अब इसकी पॉलिसी क्या है, व्हाट इज इट एंड इसके फीचर्स। पॉलिसी मीन्स ये क्या है और इसके फीचर क्या है। रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है एक रिटन सेट ऑफ रूल्स होता है दैट गाइड्स हाउ द हायरिंग इज डन, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होगा जिसमें बताया होगा, ये होती है रिक्रूटमेंट पॉलिसी, जिसमें बताया होगा कि हायरिंग कैसे हो रही है, हायरिंग कैसे हो रही है, यानी कि हम कैसे बंदे हायर कर रहे हैं, यानी कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है और कैसे जो है वो हम लोगों को काम पे रख रहे हैं, इसमें ये सारी चीजें बताई जाएंगी। एक अच्छा पॉलिसी क्या होता है, जहां पे ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड हो, यानी कि हमें स्किल्ड स्टाफ चाहिए, हमें डाइवर्सिटी एक्सेप्टेड है, हम रिड्यूस टाइम टू हायर, ये सारी चीजें स्पेसिफिकली जो है वो ऑब्जेक्टिव्स मेंशन हो। एनरिचेस द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम इंकरेज कर रहे हैं कि लोग हमारे पास आए। इसमें हम प्रमोशन एंड ग्रोथ भी देते हैं। जब हम बेसिकली ये बता रहे हैं कि हमें जो हमारी पॉलिसी है रिक्रूटमेंट पॉलिसी, उसमें क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए। पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव्स लिखने चाहिए, फिर हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना चाहिए, फिर हमें ये लिखना चाहिए कि हम यहाँ पे जो काम करते हैं लोग उनकी ग्रोथ भी करते हैं, उनको प्रमोशन भी देते हैं। एक हमें वेल प्लान्ड सिस्टम जो है हमारी कंपनी का है, एंड हमारे हम जो काम करते हैं वो एकदम स्टेप वाइज करते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड के साथ काम करते हैं, ये भी हमें लिखा होना चाहिए। इंश्योर्स कंसिस्टेंसी, अगर हमारे जो सेम रूल्स हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल होने चाहिए, अब हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, ठीक है। फिर ट्रांसपेरेंसी इन हायरिंग, यानी कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे तो सारी चीजें बताएंगे। ऐसा नहीं कि हमारी कोई मासी का बेटा जो है हमारे पास आ गया काम लेने तो हम उसको हायर कर लेंगे, प्रेफरेंस दे देंगे, नहीं, हम एकदम ट्रांसपेरेंट रखेंगे कि हमने उस बंदे को क्यों सिलेक्ट किया। रिलायबिलिटी, यानी कि हम जो है डिपेंडेबल स्टेप्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर ईच हायर, यानी कि हम जो है वो जो भी सारी चीजें हायरिंग के वक्त देखेंगे वो हम सारे रिकॉर्ड्स मेंशन करेंगे। ड्राफ्टिंग एप्रोप्रिएट जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि किस चीज के लिए हमें, अब जैसे हमें मैथ टीचर चाहिए तो अगर हम सिर्फ टीचर लिख देंगे दैट वुड बी रॉन्ग,
तो हमें मेंशन करना है कि मैथ टीचर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो है, ये सारी चीजें जब हम मेंशन करेंगे तो उसको हम गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी बोल देते हैं। यानी कि जब हमने लोगों को काम के लिए बुलाना है तब हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से लिखने हैं कि हम कैसे लोगों को अपनी कंपनी में नौकरी दे रहे हैं। अब इसकी नीड क्या है? अब सेम जो है हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। कंसिस्टेंसी, इससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। अब पॉलिसी, ओके, पॉलिसी की जरूरत क्या है, हमने अब ये देखना है रिक्रूटमेंट की नहीं, पॉलिसी की क्या जरूरत है। पॉलिसी से क्या होता है कि हमारा डिपार्टमेंट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए जब हम हायरिंग कर रहे थे तब कुछ और था, जब सेल्स डिपार्टमेंट के लिए हायरिंग कर रहे थे तब कुछ और था। ठीक है, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। तो हमें कंसिस्टेंटली एक अच्छी पॉलिसी बना के चलनी है। पॉलिसी के साथ हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर पाएंगे। ट्रांसपेरेंट हायरिंग प्रोसेस होगा, यानी कि हमारे जो हैं जो डिसीजंस हैं कि हमने इस बंदे को, हमने एक सपोज राम नाम के बंदे को अपनी कंपनी में नौकरी दी है, तो वो क्यों दी है वो एकदम हम क्लियर रखेंगे। रिलायबिलिटी, यानी कि क्वालिटी ऑफ द हायर्स, यानी कि जो भी हम लोगों को हायरिंग करने, यानी कि हमने लोगों को हायर करने, वो एकदम अच्छे एम्प्लॉयज होने चाहिए। बेटर प्लानिंग, इससे जो है हमारी प्लानिंग अच्छी हो जाएगी क्योंकि हमने सब कुछ मेंशन किया होगा। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस फॉर रिक्रूटमेंट, यानी कि अब हम लोगों को काम के लिए कहाँ से बुला सकते हैं, कहाँ से बुला सकते हैं, हम लोगों को कहाँ से काम के लिए बुला सकते हैं। पहले तो एक आते हैं इंटरनल सोर्सेस, दूसरा आ जाता है एक्सटर्नल सोर्सेस। दो तरीके के सोर्सेस होते हैं। ओके, पहला जाता है इंटरनल सोर्स, यानी कि इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारी कंपनी के अंदर से ही हम लोगों को हायर कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं? अब हम ये सोच रहे होंगे कि कंपनी के अंदर से कैसे हायर कर सकते हैं, वो तो ऑलरेडी हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। पर नहीं, हम कई बार उनकी प्रमोशन भी कर सकते हैं। अब सपोज 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हमारे एम्प्लॉयज, यहाँ पे मैनेजमेंट, यहाँ पे ओनर्स। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि हमारा जो मैनेजर है वो कंपनी छोड़ के चला गया। ठीक है, अब हमें न्यू मैनेजर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम एम्प्लॉयज को ही मैनेजर बना देंगे, किसी एक एम्प्लॉय को जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा होगा। तो ऑब्वियसली हमने क्या किया, हमने हायरिंग की, हमने एक काम पे रखा, बट उसकी पोजीशन बदल दी, ट्रांसफर कर दी। यानी कि अब ये जो हमारा एम्प्लॉय, यानी कि 3rd लेवल ऑफ जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये हो गया फर्स्ट, यानी कि टॉप लेवल, ये हो गया मिडिल लेवल, ये हो गया लोअर लेवल। अब लोअर लेवल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अब हम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हायरिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक था सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट वाला बंदा काम छोड़ के चला गया, तो हमने क्या किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया, यानी कि उसकी ट्रांसफर कर दी। प्रीवियस एप्लीकेंट्स, जो हमारे जो है, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक जॉब की ओपनिंग निकली थी 5 एम्प्लॉयज की। ठीक है, और हमें 15 जनों ने हमें अपने रिज्यूम्स शेयर किए, तो हमने क्या किया, हमने उसमें से 5 को सिलेक्ट कर दिया और 10 को रिजेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, हमें एक बंदे की जरूरत पड़ी, तो हमने इसी में से एक बंदे को ही दोबारा हायर कर लिया, यानी कि प्रीवियस एप्लीकेंट्स जो कि रिजेक्ट हो गए थे, जिन्होंने पहले अप्लाई किया था। आगे आ जाता है रीहायर करना, यानी कि एक्स एम्प्लॉयज को दोबारा वापस कंपनी में लेके आना। अब 1 साल पहले एक बंदा छोड़ के जा चुके हमारी कंपनी, अब हमें जरूरत है किसी की, और हमें पता है कि हाँ वो बंदा अच्छा है, तो हम दोबारा उसको काम पे रख सकते हैं। एम्प्लॉय रिकमेंडेशन, यानी कि अगर मेरी एम्प्लॉय में मेरा एक बंदा काम कर रहा है, तो मेरे को बता सकता है कि ऐसे ऐसे करके मेरा फ्रेंड है या मेरा भाई है, वो भी काम करना चाहता है, तो आप उसको रख लो। ये भी क्या हो जाती है, इंटरनल सोर्सिंग। अब इंटरनल सोर्सिंग से क्या होगा कि एक तो लॉयल्टी बनी रहेगी और मोटिवेशन बनेगी। अब सपोज अगर किसी की प्रमोशन हो रही है, तो ऑब्वियसली उसको मोटिवेशन तो मिलेगी ना, और वो हमारी कंपनी के लिए लॉयल भी रहेगा।
एकदम चीप एंड एकदम जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है। इसमें इंडक्शन ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, यानी कि जब नए एम्प्लॉयज आते हैं तो हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसकी जरूरत भी नहीं है। अब सक्सेशन प्लानिंग, यानी कि इसमें से जो है प्रिपेयर्स फ्यूचर मैनेजर्स, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर के लिए हमारे एम्प्लॉयज को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। पर इसके डीमेरिट्स भी हैं, कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। पहले तो हमारे पास चॉइस ज़्यादा नहीं होती, जो गिने चुने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से ही हमें करना पड़ता है। इसमें फ्रेश आइडियाज़ नहीं आते, यानी कि वही हमारे जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं से ही हमें दोबारा काम लेना पड़ेगा। कुछ नए, अगर हम किसी नए लोगों को लेके आते हैं कंपनी में तो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपना इंप्रेशन बनाने के लिए। पर अगर हम उन्हीं एम्प्लॉयज़ को आगे प्रमोट कर देंगे तो हमारा ऐसा कोई फ्रेश आइडिया नहीं मिलेगा। इंटरनल पॉलिटिक्स, इसमें से हम फेवरेटिज्म भी कर सकते हैं, कोई मेरा फेवरेट एम्प्लॉय हो मैं उसको प्रमोशन दे दूं, तो वैसा भी हो सकता है। अगर कंपनी जो है, कंपनी को नए स्किल के लोग ही चाहिए, तो हम जो हमारे एम्प्लॉयज ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको नई स्किल आती नई वाली, तो कोई फायदा नहीं है इंटरनली सोर्सिंग करने का, ठीक है जी। अब आगे आ जाता है एक्सटर्नल सोर्सिंग। एक्सटर्नल नाम से समझ में आ रहा है कंपनी के बाहर से लोगों को हायर करना, जो कि यूजुअली होता है, जो हमने देखा है। इसमें क्या होता है, इंटरव्यू होती है, एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं कि हमें ऐसे ऐसे बंदे चाहिए। कैंपस रिक्रूटमेंट, यानी कि कॉलेज में से जाके हम बंदे सिलेक्ट करते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज, यानी कि कुछ ऐसे एजेंसीज होती हैं जो लोगों को काम दिलवाती हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कॉम्पिटिटर हायरिंग होती है, यानी कि हम खुद ढूंढते हैं कि हमें कुछ ऐसे एम्प्लॉयज मिल जाए जो कि हमारी कॉम्पिटिटर वाली जो कंपनी है उसको टक्कर दे सके। और कैजुअल कॉल्स, यानी कि हम ऐसी कॉल्स, अब मेरी कंपनी में मेरे को एक एम्प्लॉय चाहिए तो मैं कॉल्स करके एम्प्लॉय को इनवाइट करूंगी कि हमारी कंपनी में ये काम के लिए हमें बंदा चाहिए, क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे। तो ऐसे हम एक्सटर्नल कर सकते हैं। अब इसकी फायदे क्या है, हमें इसमें चॉइस बहुत ज्यादा मिल जाती है, यानी कि कितने लोग आएंगे हमारे पास काम करने के लिए, अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आएंगे एंड बहुत सारी स्किल्स होगी उनके पास, क्योंकि वो नए लोग हैं, वो अच्छे से काम सीख के ही किसी कंपनी में अपना जो है वो रिज्यूमे शेयर करते हैं, यानी कि काम के लिए अप्लाई करते हैं अगर उनको अच्छी स्किल आती होती है, ठीक है। अब इसके डीमेरिट्स क्या है, पहले तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, एड्स देनी पड़ेंगी, एजेंसी को पैसे देने पड़ेंगे। इसमें फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा हो सकता है। इसमें जो है किस में फ्रस्ट्रेशन होगा, करंट एम्प्लॉयज में, क्योंकि वो ये देखेंगे कि यार बाहर से तो न्यू स्किल के लोग आ रहे हैं, अगर इनको प्रमोशन होगी, फिर अगर इनको हमसे ऊपर पोजीशन दे दी फिर, ठीक है। और ट्रेनिंग भी इनको बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि ये नए लोग हैं। आगे आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट के लिए कौन से फैक्टर्स इफेक्ट हो सकते हैं, एक हो जाता है इंटरनल फैक्टर्स, एक हो जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। दो तरीके के फैक्टर्स हमारे फैक्टर्स, यानी कि काम, लोगों को जब हमने काम के लिए बुलाना है तो क्या क्या चीजें इफेक्ट करेंगी। पहले तो रेट ऑफ ग्रोथ, अगर फास्ट ग्रोथ हो रही होगी कंपनी की तो हमें ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए। अगर बड़ी कंपनीज होंगी तो हमें जो है वो ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, यानी कि जो हमारा पैसे है, जो हमारे बेनिफिट्स हैं, इससे क्या होगा, हमारे पास और ज्यादा एम्प्लॉयज आ जाएंगे। वर्क कल्चर, इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमारी कंपनी की इमेज बहुत अच्छी होगी तो लोग और अच्छा काम करना चाहेंगे, हमारी कंपनी में काम करना चाहेंगे। वेज स्ट्रक्चर, अगर हम अच्छी सैलरी प्रोवाइड करेंगे तो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं या जो ढूंढ रहे हैं वो हमारी कंपनी में काम करना चाहेंगे, अच्छे स्किल के एम्प्लॉयज। और इंटरनल पॉलिसीज, जैसे कि प्रमोशन हो गया, अगर हम किसी को बोल दें कि हमारी कंपनी में ना प्रमोशन बहुत जल्दी मिल जाती है तो ऑब्वियसली प्रमोशन मिलेगी तो पैसा बढ़ेगा। अब कोई भी एम्प्लॉय चाहेगा कि यार मैं कंपनी में लग जाता हूँ तो मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी, मेरे को सैलरी भी मिल जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि रिक्रूटमेंट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि इसमें क्या होता है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, यानी कि इसमें हम एज देखते हैं, एजुकेशन लेवल देखते हैं, फिर हम मार्केट कंडीशंस देखते हैं कि वर्कर्स कैसे आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, फिर हम लॉज को देखते हैं, कंडीशंस को देखते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं।
अब इनमें से कुछ भी आपको कंपनी के अंदर का नहीं दिखेगा, ये सारे आउट ऑफ द कंपनी की चीजें हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी कि तेजी चल रही है या मंदी चल रही है धंधे में, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंजेस, यानी कि अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके लिए भी हमें नए लोगों की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी जब हम लोगों को बुलाते हैं तो हमारी हायरिंग में इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसका प्रोसेस। अब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, यानी कि जब कंप्लीट सीरीज ऑफ स्टेप्स टू अट्रैक्ट द कैंडिडेट्स। पहले हम क्या करेंगे, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स पर फोकस करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने बोला था कि हमें +2 पास बच्चे चाहिए, हमारे पास +2 पास बच्चे आ गए। फिर हम प्रॉपर प्लानिंग एंड थॉटफुल डिसीजंस लेंगे कि हमें किस किस स्किल के लिए एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है। प्रॉपर स्किल देखेंगे, प्रॉपर हम देखेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, एक्सेट्रा सारी चीजें देखेंगे। फिर मेथड्स देखेंगे, जैसे कि अब हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए बंदे चाहिए 2, अर्जेंट चाहिए, तो हम फिर फटाफट करेंगे प्रोसेस को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, एकदम ट्रांसपेरेंट रखेंगे। अगर सपोज कोई मेरे रिश्तेदार का बच्चा आ रहा है मेरे पास काम करने के लिए, तो हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस ना देके सबको प्रेफरेंस देंगे, बिकॉज क्योंकि हमें अपनी कंपनी के लिए सही बनना चाहिए। फिर हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, यानी कि फिर हम एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें सारा कुछ लिखा होगा कि कैसे कैसे हमारी रिक्रूटमेंट हुई है, कौन सी जॉब के लिए हुई है, क्या क्वालिफिकेशन है, सारा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। लीगल तरीकों से हम उस बंदे को काम पे रखेंगे। तो ये सारा प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। ये कुछ एसेंशियल्स हैं, ये प्रोसेस नहीं है, ये एसेंशियल्स है कि ये सारी चीजें जो है ये जरूरी होनी चाहिए जब हम किसी भी बंदे को काम पे रखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिक्रूटमेंट प्लानिंग। अब इसमें हम प्लानिंग की बात करते हैं। पहले हम प्लानिंग, अब रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, पहले हम वैकेंसी देखते हैं कि कौन सी जॉब की ओपनिंग है, कौन सी न्यू पोजीशन है। फिर हम जॉब को एनालाइज करते हैं, यानी कि उसकी टास्क, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसा काम है कैसा काम नहीं है, वो सारी चीजें देखते हैं। फिर हम जॉब की डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि जॉब क्या है, कैसे लोग इसमें चाहिए, कौन सी ड्यूटीज है। फिर जॉब की स्पेसिफिकेशन, हमने ऊपर भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में, स्पेसिफिकेशन का मतलब यानी कि क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, हम ये एम्प्लॉय का देखते हैं। फिर हम सोर्स देखते हैं कि क्या ये हमारे एम्प्लॉय इंटरनली आ रहे हैं या एक्सटर्नली आ रहे हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। फिर हम कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करेंगे, हम अगर एक्सटर्नल कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एड्स भी दे सकते हैं, हम कॉलेजेस में जाके भी हम अपने जो है बच्चों को आगे अपनी कंपनी में काम दे सकते हैं। फिर हम शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, यानी कि हम कैंडिडेट्स को पिक करेंगे जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हो। फिर इंटरव्यू लेंगे, फिर उसके में से सिलेक्शन करेंगे एंड फिर हम उनको कंपनी में जॉब दे देंगे। एंड लास्ट में हम उनकी इंडक्शन यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे उनको, एंड देखेंगे कि वो हमारी कंपनी में काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये एक प्रॉपर होता है रिक्रूटमेंट का प्लानिंग कि कैसे कैसे जो है वो रिक्रूटमेंट होती है। अब इमेजिन करो कि आप एक कंपनी में बंदे हो एंड आपने किसी एम्प्लॉय को रखना है, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे। तो ये होती है रिक्रूटमेंट प्लानिंग, यानी कि जो भी हम बेसिकली स्टेप्स टू हायर, ठीक है, ये क्या होता है रिक्रूटमेंट प्लानिंग। आप हमेशा जब भी आपने ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ना है ना, आपने इसको अपने ऊपर लिख के देखना है, ठीक है। अब एक आ जाता है सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट, एक आ जाता है डिसेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट। सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट क्या होता है, all recruitment decisions and activities are handled by central HR department for the whole organization। अब क्या होता है कि जब रिक्रूटमेंट डिसीजंस यानी कि हायरिंग डिसीजंस जब सेंट्रल एचआर डिपार्टमेंट लेता है पूरी कंपनी के लिए, एक एचआर डिपार्टमेंट है वो पूरी कंपनी के लिए हायरिंग देखता है, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट। डिसेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट यानी कि पहले मैं आपको सेंट्रलाइज्ड के बारे में बता देती हूँ एक बारी। ये एक कंपनी है, ठीक है, XYZ कंपनी, ठीक है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं।
ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, और फिर कुछ भी आप XYZ डिपार्टमेंट ले लो, ठीक है। और एक इसमें आ जाते हैं डिसेंट्रलाइज्ड में, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, XYZ कोई भी डिपार्टमेंट, ठीक है। ओके, एक ले लेते हैं हम कॉस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अब क्या है कि अब जो है सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट में क्या होता है, एक HR डिपार्टमेंट होता है जो कि सभी के लिए रिक्रूटमेंट कर देता है, ठीक है, सबको बंदे ढूंढ के दे देता है। ये होता है सेंट्रलाइज्ड, यानी कि एक ही सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज्ड में क्या है, प्रोडक्शन का जो डिपार्टमेंट है ये प्रोडक्शन के लिए खुद ढूंढेगा, सेल्स का खुद इसके लिए ढूंढेगा, और कास्ट का खुद इसके लिए ढूंढेगा, और जो HR डिपार्टमेंट है वो किसी के लिए भी नहीं ढूंढेगा एम्प्लॉयज को। दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अब इसके एडवांटेजेस क्या है सेंट्रलाइज्ड के, जब सिर्फ HR डिपार्टमेंट करे, पहले तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम आएगी क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट कर रहे हैं, उसको एक्सपर्टाइज है कैसा बंदा चाहिए, किस डिपार्टमेंट के लिए, क्या उसकी जॉब है, क्या उसका काम होना चाहिए, उसको सब HR का काम ही यही होता है कि लोगों को नौकरी पे रखना, तो ऑब्वियसली उसकी एक्सपर्टाइज होगी। यूनिफॉर्मिटी, वो सेम प्रोसेस यूज करेगा प्रोडक्शन के लिए भी, सेल्स के लिए भी, कॉस्ट के लिए भी। जो लाइन मैनेजर्स हैं, जो प्रोडक्शन वाला है उसको एम्प्लॉय रखने की सिरदर्दी नहीं है, वो अपनी प्रोडक्शन करता रहेगा। अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड में देखें, चलो हम वो बाद में देखेंगे। अब अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बंदा है तो वो अपना काम करी जाएगा और HR डिपार्टमेंट नया बंदा ढूंढ के दे देगा। बेटर रिकॉर्ड कीपिंग एंड स्टैंडर्ड पॉलिसी, इससे क्या होगा, इसके पास सभी चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। डीमेरिट्स, लेस रिस्पॉन्सिव है, यानी कि थोड़ा टाइम लग सकता है बंदों को ढूंढने में। लॉस ऑफ कंट्रोल फॉर लोकल मैनेजर्स, यानी कि जो मैनेजर्स हैं, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर, उसको थोड़ा सा ना अजीब सा फील होगा कि यार मैं भी तो मैनेजमेंट का यानी कि मैनेजर हूँ अपने डिपार्टमेंट का, मैं क्यों नहीं कर सकता, तो उनमें एक नेगेटिव फीलिंग आएगी। कई बार हायर कॉस्ट भी आ सकती है, अब जरूरी नहीं कि कम में कॉस्ट आए, कई बार ज्यादा कॉस्ट भी आ सकती है। और जो HR यानी कि ये वाला बंदा है, जो हमारा HR है, और यहाँ पे एक बंदा बैठा है ना जो हायर कर रहा है, और यहाँ पे एक मैनेजर बैठा है, ठीक है, इसमें और इसमें कई बार लड़ाई भी हो सकती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अब आ जाते हैं डिसेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट में, यानी कि इसका मैनेजर अपने बंदे को ढूंढ रहे, इसका अपने को और इसका अपने बंदे को, और जो HR वाला है वो किसी को भी नहीं ढूंढ रहा। तो इसमें क्या मेरिट्स होंगे, इसमें मेरिट्स होंगे फास्टर एंड फ्लेक्सिबल है, इनको अपने अपने के लिए चाहिए, उसको ऊपर तीनों के लिए, तीनों डिपार्टमेंट्स को लिए ढूंढना था, अब यहाँ पे सबको अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए ढूंढना है। बेटर नॉलेज ऑफ जॉब, जॉब की अच्छी नॉलेज होगी, वर्कलोड कम हो जाएगा HR का, और यहाँ पे ओनरशिप जो है वो वो ओनरशिप फील करेंगे। अब ये जो मैनेजर है ये खुश हो जाएगा कि वाह यार मेरे को तो मतलब एक अच्छी मेरे को काम दिया जा रहा है कि मेरे को अपने डिपार्टमेंट के लिए बंदा ढूंढना है, मैं तो HR का काम भी कर सकता हूँ, ठीक है, उसको ऐसी भी फीलिंग आ सकती है, ठीक है। अब इसके डीमेरिट्स क्या है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती इसमें, कई बार क्या होता है क्योंकि अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए तो एक स्टैंडर्ड नहीं सेट होता है एम्प्लॉय का। फेवरेटिज्म हो सकता है कि मैं तो अपने चाचे का बेटा लेके आऊंगा हमारे अपने डिपार्टमेंट में काम करने के लिए, तो फेवरेटिज्म हो सकता है। कॉस्ट कई बार ज्यादा आ सकती है क्योंकि हर बंदा हर अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए लेके आ रहा है बंदे, ठीक है। HR की एक्सपर्टाइज इसमें नहीं यूज हो सकती। अब जो एक मैनेजर है, एक जो HR मैनेजर है, उनका काम अलग अलग है, ठीक है। एक प्रोडक्शन वाला मैनेजर प्रोडक्शन का सारा काम देख सकता है, और एक HR वाला मैनेजर HR का सारा काम देख सकता है। तो पर इसमें क्या हो रहा है, HR का जो मैनेजर है वो तो कुछ नहीं कर रहा, तो इससे क्या है उसकी एक्सपर्टाइज जो है उसमें यूज नहीं होगी, तो ये उनका नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें जरूरत ही क्या है रिक्रूटमेंट की,
रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट्स, अब हमें क्या क्या चीजें, ओके, क्या क्या चीजों, सॉरी, क्या क्या चीजों की जरूरत है हायरिंग के लिए। एक वेल डिफाइंड जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, पता होना चाहिए काम में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, वर्क एनवायरनमेंट है, क्या क्या चीजें हमें चाहिए। पॉलिसी एकदम क्लियर होनी चाहिए। बजट भी एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कितना बजट लगेगा रिक्रूटमेंट के लिए, एड्स के लिए, एजेंसीज को देने के लिए, टेस्ट कराने के लिए, जो हम अपने एम्प्लॉयज की टेस्ट कराएंगे। ट्रेन जो रिक्रूटर्स हैं या एचआर टीम है, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। कैंडिडेट सोर्स, यानी कि अगर सपोज हम किसी कॉलेज से जो है वो लोगों को उठा रहे हैं अपनी कंपनी में काम करने के लिए, तो हमें उनके साथ कांटेक्ट भी चाहिए। सिलेक्शन टूल्स, यानी कि इंटरव्यू के लिए पैनल्स होते हैं, इंटरव्यू पैनल्स होते हैं, वो सारी चीजें हमें चाहिए। और एक इंडक्शन, यानी कि ट्रेनिंग या ऑनबोर्डिंग प्लान, अगर सपोज हमने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया और वो हमारी कंपनी में आ गया, तो उसको कौन बताएगा कि कंपनी के क्या क्या काम है, उन लोगों की भी जरूरत हमें पड़ेगी। तो ये है कुछ रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब इफेक्टिव रिक्रूटमेंट के लिए कौन सी इसेंशियल्स हैं, ये सेम 12th वाला, ये जो हमने ऊपर पढ़ा ना, ये सेम है, बट इसमें कुछ न्यू जो है वो पॉइंट्स आ जाएंगे, जैसे कि फेयर सिलेक्शन क्राइटेरिया, एकदम फेयरली चीजें होनी चाहिए, राइट चॉइस होनी चाहिए, जॉब एनालिसिस हमने ऑलरेडी देख लिया, क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन देख लिया, इसमें कम्युनिकेशन टाइमली करनी है, ठीक है, लीगली सब कुछ होना चाहिए, और एक गुड एम्प्लॉयर ब्रांडिंग होनी चाहिए टू अट्रैक्ट द टैलेंट, यानी कि जो ओनर है कंपनी का, जो काम पे रख रहा है या जो मैनेजर है, उसका एक अच्छा नाम होना चाहिए। अगर कोई XYZ कंपनी है, ठीक है, तो उसका जो मैनेजर है वो अगर सबको काम के लिए बुलाएगा तो शायद ना आए लोग। अगर कोई डेलॉइट के लिए, डेलॉइट आपने सुना होगा सबने, अगर कोई डेलॉइट के लिए जो है वो काम के लिए बुलाए तो सब भागे जाएंगे। तो एक अच्छा ब्रांडिंग भी होनी चाहिए, तो ये सेम टॉपिक है। ओके, ये आ जाता है शॉर्ट प्रैक्टिकल टिप्स, यानी कि हमें एक क्लियर डिस्क्रिप्शन चाहिए जॉब की। एम्प्लॉय रेफरल्स, यानी कि अगर सपोज वो बोल रहे हैं कि अगर एक कंपनी में एक बंदा काम कर रहा है एंड उसका कोई जानने वाला काम पे लगना चाहता है, तो वो सबसे बेस्ट मेथड होता है हायर करने का। अगर कुछ बहुत अर्जेंट नीड है तो हम टेम्पररी हायर भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़े दिन के लिए हम काम पे रख सकते हैं। ट्रैक टाइम टू हायर एंड कैंडिडेट क्वालिटी, दिस हेल्प्स टू इम्प्रूव प्रोसेस, यानी कि कैंडिडेट की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। कीप कैंडिडेट्स इन्फॉर्म्ड, यानी कि हमें इंफॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यूसली अपने कैंडिडेट्स को देनी चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर जब भी हमें जरूरत पड़े उनकी, तो हमारे पास काम करने के लिए आ जाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट, यानी कि हमने इसमें देखा कि हमने कैसे काम पे लोगों को बुलाना है और उनको काम पे रखने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें करनी पड़ती है, कहाँ से हम जो है वो एम्प्लॉयज को ढूंढ सकते हैं, एंड ऑल्सो द अदर टॉपिक्स। सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. In the next class, we'll do the next chapter. Thank you.